नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक इस वक्त लगातार जारी है। 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अभी भी बैठक जारी है और इस कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदनों पर भी चर्चा संभव है। स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। मत्स्य विभाग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में क्लिनिकल एक्ट से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आ सकता है। सरकारी सेवाओं में नकल रोधी विधेयक पर कैबिनेट में चर्चा की संभावना है, जहां नई राजस्व संहिता के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये बैठक अभी लगातार जारी है। 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद जानकारी दी जाएगी कैबिनेट की तरफ से कि आखिर किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल ये बैठक लगातार जारी है। शाम 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। तो कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी आ सकता है। विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदनों पर भी चर्चा संभव है कि इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो उस पर। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। मत्स्य विभाग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग में क्लिनिकल एक्ट से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। सरकारी सेवाओं में नकल रोधी विधेयक पर कैबिनेट में चर्चा की संभावना है। नई राजस्व संहिता के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। तो ये तमाम चीजें आज कैबिनेट में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जब कैबिनेट की बैठक ये खत्म होगी उसके बाद जानकारी मिलेगी कि आखिर किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वहीं दिल्ली के छावला गैंगरेप मर्डर केस के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 3 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सनसनीखेज मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे। फरवरी 2012 में दिल्ली के छावला में हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को इस गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था, जबकि पहले हाई कोर्ट और निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस दौरान दरअसल कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। छावला गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 आरोपियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छावला गैंगरेप मर्डर केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का श्रेय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अनिल बलूनी द्वारा पुनर्विचार याचिका की कोशिश की पहल सराहनीय है। हमें विश्वास है कि परिवार को न्याय मिलेगा। न्याय तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है, पूरा देश उस निर्णय से हतप्रभ है। ये आखिर क्या हो गया, आखिर उस लड़की की हत्या किसने की और उसको क्यों नहीं न्याय मिला। इस संबंध में मैं अनिल बलूनी जी, हमारी बातचीत हुई। मैं कुछ अधिवक्ताओं के साथ और जो लोग डॉक्टर बछेती, योगिता बयाना, जो शुरू से इस परिवार के साथ खड़े हैं, उन सब के साथ हम लोग बैठे थे। कुछ अधिवक्ताओं के साथ भी मैं बैठा हूँ। कुछ कानून के जो अच्छे जानकार हैं उन लोगों के साथ भी इस प्रकरण पर मेरी बातचीत हुई है। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की है। ठोस पहल की है। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूँगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा।
प्रदेश कांग्रेस द्वारा रेंजर्स ग्राउंड देहरादून से आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने विभिन्न जिलों से देहरादून पहुंचकर इस कूच में हिस्सा लिया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और महिला उत्पीड़न जैसी वारदातें सामने आई, जिसको लेकर ये कूच किया गया। इन 9 महीनों में सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करती आ रही है। आपके सामने है, अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरे उत्तराखंड की जनता कहती है, आवाम कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन वीवीआईपी जो वहां पर आने वाला था उसका नाम उजागर होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो लोग वहाँ पर आने वाले थे, जो वीआईपी वहाँ आने वाले थे। आपके सामने है यूकेएसएससी में जिस तरीके से भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और उसके केंद्र बिंदु को जो है हाकम सिंह बना दिया। क्या हाकम सिंह की हैसियत है कि वो इतने बड़े पैमाने पर पूरे यूकेएसएससी में जो है नकल रॉकेट चला पाता? किसका संरक्षण है? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। विधानसभा में भर्तियां हैं, वो घोटाला भी आपके सामने है, किस तरीके से अपने चहेतों को वहां पर भर्तियां दी गई हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। सरकार जो साथी पहुंचे हुए हैं वो अपनी बात पूरी तरह विफल हो चुकी है। सुमित भुल्लर हमारे प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरा जोरदार तरीके से ताली और अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। जिंदाबाद, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जिंदाबाद। रोज लगातार हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। आज तक प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी का खुलासा नहीं कर पाया है। अधीनस्थ जन सेवा आयोग में जिस तरह से अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद सरकार की लचर बहस, कानूनी बहस की वजह से अभियुक्त छूट जाते हैं और जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं वो आज सीटों के बाहर हैं। हमने कहा था कि इसकी वर्तमान न्यायाधीश उच्च न्यायालय के निगरानी में सीबीआई जांच करे। अगर सरकार ईमानदार होती तो निश्चित रूप से सीबीआई को जांच के लिए तैयार करती, लेकिन सरकार बचाना चाहती है अपराधियों को और सरकार का पूरा संरक्षण मिला। सरकार तो अंधी हो चुकी है, आंख में पट्टी बांधी है, कानों में इनके रुई ठूसी हुई है, इनको ना दिखाई पड़ रहा है न इनको सुनाई पड़ रहा है। इन्होंने अंकिता की वो जो चीखें हैं, गूंज है, उनको नज़रअंदाज कर दिया। कौन वो वीआईपी था जिसके लिए मजबूर किया जा रहा था अंकिता को? कौन था वो वीआईपी? उसका नाम क्यों नहीं बताती सरकार? कहाँ गई वो एसआईटी? एसआईटी ऐसी बनाई जो कह रही है कि वहाँ कोई वीआईपी आना ही नहीं था। हाई कोर्ट में जो उन्होंने अपना हलफनामा दिया, जो उन्होंने एफिडेविट दिया, उसमें साफ है कि अंकिता भंडारी के हथियारों को न केवल बचाने का काम किया जा रहा है, सारे सबूत नष्ट करने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर किसने चलाया आज तक नहीं पता, फैक्ट्री में आग किसने लगाई आज तक नहीं पता। इसलिए और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सचिवालय कूच को प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन बताया। बीजेपी का कहना है कि इस कूच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य नेता नहीं पहुंचे। इसे आप कांग्रेस का कुछ नहीं कह सकते हैं। ये प्रीतम सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनका ये कूच है और वो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया क्योंकि कांग्रेस में उनको शक्ति दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी उनकी शक्ति को नहीं देख पा रही है, इसलिए उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया है। और कांग्रेस में कहाँ नेता तो आपस में बटे हुए हैं। अगर ये कांग्रेस का कूच होता, कांग्रेस का प्रदर्शन होता, तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उसमें होते, उनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी उसमें होते, उनके प्रदेश के प्रभारी उसमें होते। तो कहीं नेता नदारत, सारे नेता नदारत है।
और एक उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए कांग्रेस में उनकी पूछ हो, इसके लिए उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन किया है। इसे आप कांग्रेस का कुछ नहीं कह सकते हैं। ये वहीं अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई और इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा किया गया। हवालबाग ब्लॉक के सैकड़ों खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में न्याय पंचायतों से खेलों की शुरुआत की गई है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश से अनेक प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगी। खेल महाकुंभ की शुरुआत आज जिला स्तरीय स्तर पर किया जा रहा है और निश्चित रूप से यह न्याय पंचायत स्तर से होते हुए, ब्लॉक स्तर से होते हुए आज अपने जिला स्तर पर पहुंचा है और कल को इस प्रतियोगिता से विजित बच्चे जो है वो राज्य स्तर पर जाएंगे। मैं मानती हूं कि खेल के प्रति हमारी सरकार जिस प्रकार से गंभीरता से हर कदम प्रयास उठा रही है, उसको हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ये बच्चे बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इन बच्चों को जो है अवसर दिया गया कि आप खेल में अपने प्रतिभाओं को आजमाने का काम करें और उससे चयनित होते हुए वे कल आने वाले समय में राज्य स्तर और आने वाले समय में जो है नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सके, उसको हम लोग सुनिश्चित कर। वहीं उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में आज रेशम उद्यान एवं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को विभाग में चल रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गणेश जोशी ने कहा कि उद्यान विभाग में किसानों की आय दोगुनी हो सके और सेब की पैदावार अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसके लिए अधिकारियों को परियोजनाओं पर तय समय पर काम करने और बीज पौधा को लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के बाद किसानों में वितरित करने के निर्देश दिए गए। मेन इशू जिसके लिए हम आज बैठे थे, क्योंकि अभी दिसंबर और जनवरी में सेब लगाया जाता है और हम जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारा ये टारगेट है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम एप्पल के क्षेत्र में, कीवी के क्षेत्र में अपने प्रोडक्शन को हम दुगना करेंगे। मैंने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा, जो सीडलिंग है, रूट स्टॉक है, जो अच्छी पौधे हैं, ये किसानों को मिलनी चाहिए। अभी सेब की लगभग 2,70,000 पौधों की डिमांड आई है। आज फिर मैंने डीजीओ से बात करने के लिए कहा है, तो लगभग शायद 3 लाख तक हम पहुंच जाएंगे। मेन इशू। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे की कार्यकारिणी 30 नवंबर तक गठित हो जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 दिसंबर तक सभी जिलों और 15 दिसंबर तक सभी मंडलों में कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके लिए एक प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान समिति का भी गठन किया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर अपने मंत्रियों के दौरे लगाए। मुख्यमंत्री भी लगभग सब जिलों में 2-3 बार होकर आ गए। जनता से फीडबैक आता है विकास के लिए, उस फीडबैक का इम्प्लीमेंट किस रूप में किया जाए, इसके लिए सरकार ने चिंतन शिविर रखा है और उस चिंतन शिविर के माध्यम से उत्तराखंड का नया मॉडल क्या होगा। हमने कहा 2025 तक उत्तराखंड को भारत के सर्वांगीण विकास के राज्य के रूप में उसको देखना चाहते हैं। उसको गति देने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी क्या भूमिका रहेगी और सरकार विकास की गति को बढ़ाने के लिए समाज जनता से आए हुए सुझाव हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा जो सुझाव गए हुए हैं, उन सब सुझावों को कैसे क्रियान्वित दिया जाए, ये दोनों विषय मुझे लगता है उस चिंतन शिविर में रहेंगे और उसका अच्छा परिणाम भविष्य को देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है। राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 चिंतन शिविर की तैयारियां कर ली हैं। 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। प्रमुख सचिव आवास आनंद बर्धन, नीति आयोग के सलाहकार डॉक्टर कुंदन कुमार शहरीकरण पर वक्तव्य देंगे।
प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आर.के. सुधांशु का व्याख्यान पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में तकनीक के बदलाव पर होगा और इसी तरह शासन के आला अधिकारी अपने अपने विभागों से जुड़े विकास के रोडमैप को चिंतन शिविर में रखेंगे और इस पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की मेहनत और प्रयास का असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। उत्तराखंड में 55 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 894 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में भी पैसा मिला। जन सुविधाओं से जुड़ी 55 परियोजनाओं पर अब ये पैसा खर्च किया जाएगा, जिसमें सड़कें, भवन, अस्पतालों के विकास में इस धनराशि को खर्च किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज समेत जन सुविधाओं के विकास में ये पैसा खर्च होगा। 50 साल तक प्रदेश सरकार को इस पैसे का ब्याज भी नहीं देना होगा। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। उत्तराखंड में 55 प्रोजेक्टों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 894 करोड़ की मंजूरी इस वक्त मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में ये पैसा मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जन सुविधाओं से जुड़ी 55 परियोजनाओं पर अब इस पैसे को खर्च किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज परिसर में भी इस पैसे को लगाया जाएगा। सीधे तौर पर जो जन सुविधाएं हैं उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, जो केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। वहीं लाल कुआं में भी डेयरी प्लांट लगाया जाएगा। तो क्या कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जहां के लिए पैसा मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, वो आपको बता रहे हैं। सभी जिलों में हाईटेक नर्सरी सेंटर बनाए जाएंगे, सभी जिलों में। इसके अलावा आपको बता दें कि कालसी में हाईटेक पशु प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। नैनीताल में 100 बेड का मानसिक चिकित्सालय बनाया जाएगा और वहां भी इस राशि का इस्तेमाल होगा। देहरादून में IRDT गैर आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें इस राशि का इस्तेमाल होगा। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज स्कीम में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर देहरादून से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां नए साल के मौके पर कार्यकर्ताओं को दायित्व का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। दिल्ली दौरे के दौरान भी महेंद्र भट्ट ने ये विषय बड़े नेताओं के समक्ष रखा है। तो नए साल के मौके पर जिम्मेदारियां, ये दायित्व मिल सकता है। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू कर दी है। बसपा और कांग्रेस में सेंध मारीकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने करीब 300 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सभी लोग बसपा और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज अनुसूचित समाज से जुड़े लोग बसपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वो विश्वास दिलाते हैं कि इन सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। भाई ठीक है। वहीं अल्मोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय छात्रा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें 13 जिलों से आए विद्यार्थी
परिषद के छात्राओं ने शिरकत की। इस अधिवेशन का शुभारंभ लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थी परिषद का अहम योगदान है। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के कल्याण की कई योजना संचालित की गई है, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। अल्मोड़ा जनपद में पूरे प्रांत का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत का सम्मेलन है, एक दिवसीय। आज के कार्यक्रम में मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छा है कि मेरी सामाजिक क्षेत्र में काम करने की शुरुआत भी विद्यार्थी परिषद से हुई थी, आज से लगभग 25 से 27 साल पहले। तो ये संगठन अपना लगातार विद्यार्थियों के बीच में जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान हो सकता है, किस प्रकार से हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसा ये संगठन विद्यार्थियों के बीच में लगातार वर्षों से काम। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।